अच्छा, आज के लेक्चर में हम लोग एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम प्रूफ करते हैं। थ्योरम की स्टेटमेंट जो है वो आपके पास ये चेन ऑफ बेसिस से कुछ रेलेवेंट है। थ्योरम चेन ऑफ बेसिस हम लोगों ने चैप्टर नंबर 6 में इस बारे में पढ़ा था। थ्योरम नंबर 12 है, पेज नंबर 265 शाम सीरीज से। कहता है सपोज E is equal to EI and E dash is equal to EI dash are orthonormal bases of V are orthonormal bases of V. Let P be the change of basis matrix. Let P be the change of basis matrix from E to E dash. Let P be the change of basis matrix from E to E dash, then P is orthogonal. Orthogonal, GONAL. थ्योरम नंबर 12। अच्छा, इसमें कुछ मैं आपको डेफिनेशन दोबारा रिकॉल करवा देता हूं। ऑर्थोनॉर्मल बेसिस कहते हैं कि आपके पास अगर ये बेसिस हैं V1, V2 और V3, अगर आप V1 की डॉट प्रोडक्ट लें V2 के साथ तो आंसर 0 आना चाहिए। V1 की डॉट प्रोडक्ट या इनर प्रोडक्ट V3 के साथ 0 आनी चाहिए। V2 की इनर प्रोडक्ट V3 के साथ 0। यानी कि जब भी किसी दूसरे के साथ इनर प्रोडक्ट आप लोग लेते हैं तो आंसर 0 आए, लेकिन जब किसी की इनर प्रोडक्ट अपने साथ ही लें, यानी कि V1 की इनर प्रोडक्ट V1 के साथ ही अगर लें तो आंसर 1 आए। तो अपने साथ आंसर 1 आए, दूसरे के साथ 0 आए इनर प्रोडक्ट, तो V1 की किसी भी दूसरे के साथ इनर प्रोडक्ट अगर 0 आए अपने के, तो हम इसे कहते हैं ऑर्थोनॉर्मल बेसिस। बाकी इनमें दोनों प्रॉपर्टीज वही हैं, ये स्पैन करती हैं वेक्टर स्पेस को, और कोई भी यानी कि लीनियरली इंडिपेंडेंट वो चीजें जो हमने चैप्टर नंबर 4 में पढ़ी थी, बेसिस की जो कंडीशन है वो वैसे की वैसे ही हैं। ओके, तो ये दो बातें जो हैं इसमें ऑर्थोनॉर्मल की वजह से इसमें एक्स्ट्रा हैं। तो उसने बोला है कि ये जो आपके पास ई आई है ये वाला, ये भी ऑर्थोनॉर्मल बेसिस है और ई डैश भी ऑर्थोनॉर्मल बेसिस है वी की। पी कहता है चेंज ऑफ बेसिस मैट्रिक्स है। चेंज ऑफ बेसिस मैट्रिक्स हम लोगों ने चैप्टर नंबर 6 में पढ़ा था कि एक के एलिमेंट दूसरे के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखते हैं तो जो कोफिशिएंट का मैट्रिक्स बनता है उसे हम लोग कहते हैं चेंज ऑफ बेसिस मैट्रिक्स। कहते हैं तो जो चेंज ऑफ बेसिस मैट्रिक्स बनेगा ना आपके पास वो ऑर्थोगोनल होगा। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या है? अगर एक मैट्रिक्स को उसके ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई करें और आंसर इक्वल आ जाए आइडेंटिटी मैट्रिक्स के, तो हम कहते हैं P इज ऑर्थोगोनल। ठीक है, तो हम लोगों ने किसी तरह से यही प्रूव करना है कि जो आपका चेंज ऑफ बेसिस मैट्रिक्स बनता है वो ऑर्थोगोनल है, यानी कि P की P ट्रांसपोज के साथ जो मल्टीप्लिकेशन है वो आपके पास आनी चाहिए आइडेंटिटी के इक्वल। ओके, तो इसे किसी तरह से चलिए प्रूव करते हैं। तो इसे प्रूव करने के लिए हम लोग अपने बेसिस की डेफिनेशन से शुरू करते हैं। प्रूफ
तो इसके प्रूफ में चूंकि ये भी बेसिस हैं और ये भी बेसिस हैं, दोनों आपके पास बेसिस हैं, और किसकी बेसिस है? v की। तो एक वक्त के लिए ऐसा करती हैं, इसको बेसिस मान लेते हैं, ठीक है, बेसिस उसने दिए ना, ये बेसिस हैं, तो इसको एज ए बेसिस मानते हैं। और ये जो E1 डैश है, E2 डैश, E3 डैश एंड सो ऑन En डैश, ये वैसे तो बेसिस हैं, लेकिन चूंकि बेसिस भी v के वेक्टर ही होते हैं, तो इसको v का वैसे कोई वेक्टर मानते हैं, ठीक है। हम मानते हैं कि E1 डैश जो है ये बिलोंग करता है v से। भाई बेसिस है तो बिलोंग भी तो करेगा ना, तो इसको फिलहाल एक वेक्टर मानते हैं और इनको बेसिस मानते हैं। तो E1 डैश जो है ये बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन से बनना चाहिए। कोई भी v का वेक्टर जो है वो बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन से बनना चाहिए, तो E1 डैश भी बनना चाहिए। E1 डैश इक्वल होगा B11, कोई स्केलर यूज कर लें, और इसका पहला वेक्टर आ गया E1। इसमें वेक्टर कौन से हैं? E1 से लेके En तक, इसमें E1 डैश से लेके En डैश तक, उन्हें हमने क्लोज फॉर्म में ऐसे लिख लिया है। इसी तरह से B12 E2, B13 E3 एंड सो ऑन B1n En, ठीक है। तो इसका एक वेक्टर मैंने इन बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन से बनाया। इसी तरह इसका दूसरा वेक्टर E2 डैश, वो भी मैं इन्हीं बेसिस से बनाऊंगा। इसके लिए स्केलर 21 यूज कर लेते हैं। 21 E1 प्लस B22 E2 प्लस B23 E3 एंड सो ऑन B2n En, ओके। तो इसी तरह से बाकी भी सभी En डैश तक, E3 डैश भी लिखा जाएगा बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन में, E4 डैश भी, En डैश भी, ठीक है। तो Bn1 E1 प्लस Bn2 E2 Bn3 E3 एंड सो ऑन Bnn En, इस तरह से ये बन गया, ओके। तो मैंने हर एक वेक्टर जो है इसका वो इन बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा, क्योंकि मैं चेंज ऑफ बेसिस मैट्रिक्स बनाना चाहता हूं E से E डैश तक। तो E डैश का हर वेक्टर आपने लेना है और इनके बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना है। तो ये E से E डैश तक आपका चेंज ऑफ बेसिस मैट्रिक्स बनेगा, ठीक है। तो अब ऐसा करते हैं कि हम अगर E1 डैश की इनर प्रोडक्ट E1 डैश के साथ ही लें, इसकी इनर प्रोडक्ट इसी के साथ ही लें, तो इनर प्रोडक्ट आपको पता है कि E1 वाला E1 के साथ डॉट प्रोडक्ट आएगी, E2 वालों की E2 के साथ, बाकी सारे जीरो हो जाते हैं, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट जब आप इसी के साथ ही लेंगे तो B11 और E1 डॉट E1 जो है वो 1 के इक्वल आ जाएगा ऑर्थोनॉर्मल की वजह से, अपने साथ जो डॉट प्रोडक्ट है जीरो। जब B11 की आप B1 आपको मल्टीप्लाई करोगे B12 से, तो E1 डॉट E2 वो तो जीरो हो जाएगा, तो वो लिखा नहीं जाएगा। जैसे डॉट प्रोडक्ट होती है ना 2i प्लस 3j, अगर आप इसी के साथ इसी की डॉट प्रोडक्ट लेना चाहते हैं 2i प्लस 3j के साथ ही, तो क्या करते हो 2 to 4 i डॉट i 1 हो जाता है, तो i डॉट j तो जीरो हो जाता है, तो वो लिखा नहीं जाता। इस तरह j डॉट i भी जीरो हो जाता है और j डॉट j फिर 1। जब आप इसके साथ इनर प्रोडक्ट ले रहे हो तो E1 डॉट E1 1 के इक्वल आएगा, E1 को आप i समझ लें, E2 डॉट E2 1 आएगा, E3 डॉट E3 1 आएगा, बाकी सारे जीरो आ जाएंगे, ओके। तो इस तरह आएगा B12 एंड सो ऑन B1n, ठीक है। और E1 की जो कि E1 डैश के साथ ही आप लोगों ने इनर प्रोडक्ट ली है, तो ये भी 1 आ जाएगा क्योंकि अपने साथ इनर प्रोडक्ट, तो ये आ गया B11
प्लस B12 B12 एंड सो ऑन B1n B1n। तो ये आप लोगों ने एक इसका स्टेप लिख लिया। इसी तरह से अगर आप लोग E1 डैश की इनर प्रोडक्ट लेते हो E2 डैश के साथ, ठीक है, तो वो क्या आएगी? E2 डैश E1 डैश की E2 डैश के साथ, तो E1 1 आएगा, तो आएगा B11 B21। E2 डॉट E2 1 आएगा, डॉट प्रोडक्ट 1 आएगी। E1 की E2 के साथ तो 0 आएगी, उसको लिखने का फायदा कोई नहीं, तो इसको इसके साथ लिखेंगे B12 B22, E3 वाली E3 के साथ, बाकी B13 B23 एंड सो ऑन B1n B2n। तो E1 की E2 के साथ जो इनर प्रोडक्ट है वो तो आएगी 0, क्योंकि दो डिफरेंट है। सेम का आंसर 1 आता है, उसने ऑर्थोनॉर्मल बोला हुआ है, डिफरेंट के साथ इनर प्रोडक्ट जो है वो 0 आती है। तो ये आ गया B11 B21 प्लस B12 B22 प्लस B13 B23 एंड सो ऑन B1n B2n। ओके हो गया। इन शॉर्ट के अगर मैं अपने के साथ इनर प्रोडक्ट लेता हूं तो आंसर 1 आता है, लेकिन अगर मैं E1 की E2 डैश के साथ या E3 डैश के साथ या किसी के साथ भी लेता हूं तो आंसर 0 आता है। तो इन जनरल मैं लिख सकता हूं EI डैश EJ डैश, इनकी जो इनर प्रोडक्ट है वो क्या आएगी? देखें, जब 1 की 2 के साथ थी तो 1 1 2 1, तो आएगा BI1 BJ1। ठीक है, देखें ना, ये 2 है ना, तो इधर 2 आ रहा है, इधर 1 है तो इधर 1 आ रहा है, तो इधर I है तो इधर I आएगा, इधर J है तो इधर J आएगा। प्लस देखें, इधर 1 था तो इधर 1 नहीं आया है, ये 1 है तो इधर 1, पहले सभी के साथ, यानी कि इधर जो आ रहा है ना वो ही आना है, और जो बाद वाला है वो इधर अगर 1 है, इधर 2 है, इधर 3 है, तो वो बदल रहे हैं, वो हर किसी में बदल रहे हैं n तक। तो BI2 BJ2 BI3 BJ3 एंड सो ऑन BIN BJN। ठीक है, समझ में आ रही है बात आपको? कि देखें, इधर 1 1 1 1, हर कोई 1 है इस 1 की वजह से, तो अगर इधर 1 की बजाय I होता तो I हर जगह पे I आना था। इधर 2 है तो ये 2 2 2 हर जगह 2 है, इधर J है तो हर जगह J आना है। जबकि ये वाला जो 1 है 1 2 3 ये n तक, तो ये 1 2 ये हर किसी में n तक ही चलते हैं, सिर्फ इसमें पहले अगर इधर I है तो पहला I आएगा और बाकी 1 to n तक आएंगे, और इधर J है तो J आएगा और बाकी n तक आएंगे। इसका आंसर या तो 1 आएगा या 1 नहीं आएगा या 0 आएगा। अगर I और J बराबर होंगे तो आंसर 1 आएगा। ठीक है, सो इसका आंसर मैं इस तरह से लिख देता हूं कि इसका आंसर जो है ऐसे लिख देते हैं, 1 आएगा I J के इक्वल होगा, तो जैसे इसमें 1 1 था, इक्वल थे, और 1 2 इक्वल नहीं थे तो आंसर 0, ऑर्थोनॉर्मल की वजह से 0 आएगा अगर I J के इक्वल नहीं होगा। तो ये राइट साइड वैसे की वैसे BI1 BJ1 BI2 BJ2 एंड सो ऑन BIN BJN। ओके, तो इसमें अब आप ये देख सकते हैं कि अगर I J के इक्वल होगा तो इधर I1 I2 I, इधर सारे J की जगह पे भी I आ जाएंगे, तो इधर 1 आ जाएगा। अगर I J के इक्वल नहीं होगा तो फिर I J ही रहेंगे और इधर आंसर 0 आ जाएगा। तो ये मैंने इसका इस तरह तो मैं सारे तो ना बना सकता, 1 को 1 से किया, 2 को 2 से करूं, 3 को 3 से करूं, फिर 1 को 2 से, 1 को 3 से, तो बहुत ज्यादा केसेस बनने हैं, डैश वाले भी n तक हैं और दूसरे भी n तक हैं, तो मैंने इन जनरल मैंने ये बात कर ली है। ठीक है, अपनी आसानी के लिए। ओके,
अब अगर मैं चेंज ऑफ बेसिस मैट्रिक्स की बात करूं, पी मैट्रिक्स बेसिकली जो चेंज ऑफ बेसिस मैट्रिक्स है वो बनता कैसे था, वो मैंने आपको बताया था, वो कॉफिशिएंट से बनता था। ये सारे कॉफिशिएंट ये लिखे जाते थे, कॉफिशिएंट वाले मैट्रिक्स को हम चेंज ऑफ बेसिस मैट्रिक्स कहते थे। तो B11, B12, B13, फिर B21, ये सारा मैट्रिक्स जो है चेंज ऑफ बेसिस मैट्रिक्स है, जिसको हम लोग P से डिनोट कर रहे हैं अपने इस थ्योरम के अंदर। ठीक है, तो P आपका क्या बनेगा, B11, B12 and so on, B1n, B21, B22 and so on, B2n, B31, B32 and so on, B3n and so on, Bn1, Bn2 एंड सो ऑन, Bnn। और एक चीज आपने याद रखनी है, इसमें ट्रांसपोज भी होता था। ये चेंज ऑफ बेसिस मैट्रिक्स है बेसिकली। इसको आप लोगों ने प्रूफ करना है कि ये जो मैट्रिक्स आपका बना है ना, ये जो आपका ये वाला, ये आप लोगों ने प्रूफ करना है कि ऑर्थोगोनल है। ओके, तो इस मैट्रिक्स को हम लोग डिनोट कर देते हैं, इसको एक नाम दे देते हैं पूरे मैट्रिक्स को, इसको बी कह देते हैं। दिस इज बी, बी सारा, ये सारा मैट्रिक्स, इसको मैंने बी का नाम दे दिया है। तो पी इक्वल हो गया बी ट्रांसपोज के। ओके, अब ऐसा करते हैं कि चेक करते हैं कि बी और बी ट्रांसपोज दोनों की प्रोडक्ट आपके पास क्या आती है। ठीक है, इस चीज को चेक करते हैं। तो बी आपके पास किसके इक्वल है, B11, B12 एंड सो ऑन, B1n, B21, B22 एंड सो ऑन, B2n एंड सो ऑन, Bn1, Bn2 एंड सो ऑन, Bnn। इसके साथ अब इसका ट्रांसपोज लिखते हैं। तो ये बनेगा B, इसका इसी का ट्रांसपोज B11, B12 एंड सो ऑन, B1n और B21, B22 एंड सो ऑन, B2n एंड सो ऑन। ठीक है, एक रोज को कॉलम में चेंज कर दिया, इस तरह Bn1, Bn2 एंड सो ऑन, Bnn। ठीक है, इसी का मैंने ट्रांसपोज लेके ये साथ लिख दिया, B को B ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई, ये वाला B था, ये वाला, तो इधर मैंने B लिखा और इसके साथ ये B ट्रांसपोज मैंने लिखा, इसी का ट्रांसपोज लेके। तो B ट्रांसपोज जो है वो इक्वल आ गया फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो B11, B11 ओके, प्लस B12, B12 एंड सो ऑन, B1n, B1n। ओके, तो ये इसकी पहले फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट रो अगर आप सेकंड कॉलम से करेंगे तो इधर आएगा B11, B21 प्लस B12, B22 एंड सो ऑन, B1n, B2n। ठीक है, ये सारी मल्टीप्लिकेशन आपने करनी नहीं है, मैं सिर्फ आपको बताने के लिए करने लगा हूं। हम इसको डायरेक्ट लिख लेंगे शॉर्टकट, ये लंबी चौड़ी मल्टीप्लिकेशन तो बहुत लंबा चौड़ा काम है। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा हूं कि जब आपने B को B ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये देखें किसके इक्वल है। अगर आप ऊपर से देखें तो ऑर्थोनॉर्मल बेसिस की वजह से हमने लिखा हुआ है कि ये सारा किसके इक्वल है, 1 के। ठीक है, 1 1 1 1 1 2 1 2 1n 1n।
तो ये सारा इक्वल है, ये सारा इक्वल है 1 के। तो बी ट्रांसपोज जो है ये आ गया, इधर आ गया 1, और ये सारा किसके इक्वल है, 1 1 2 1 वाला, ये देखिए ये नीचे है, ये सारा इक्वल है 0 के। तो इसकी जगह पे आ गया 0। इस तरह इसको इससे करेंगे तीसरे से, या इसको लास्ट वाले से करेंगे, तो कभी भी वो सारे आ रहे हैं जिसमें आई जे के इक्वल नहीं है, I1 है J2 है, इसमें आई जे के इक्वल है, तो सारे 0 आएंगे। इसी तरह से जब दूसरी रो को पहले कॉलम से करेंगे मल्टीप्लाई, तो वो भी 0 आएगा, क्योंकि उसमें I2 है और J1 है, ठीक है। लेकिन अब दूसरी रो को दूसरे कॉलम से करेंगे तो I भी 2 है और J भी 2 है, I भी 2 है J भी 2 है, तो ये 1 आएगा। ये उस जो हमने ऊपर प्रोडक्ट लिखी है उसके मुताबिक ये जो मैट्रिक्स बनेगा ना आपके पास, ये बनेगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके, तो हम सिंपल ये कहते हैं कि इतनी लंबी चौड़ी मल्टीप्लिकेशन करने की बजाय हम उसे ये कह देते हैं कि अगर b को b ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो आपके पास जो मैट्रिक्स बनता है वो बनता है bi1, i थ्रो लेते हैं ना इसकी, और उसका jth कॉलम लेते हैं bi2, bj2 एंड सो ऑन bin, bjn। ये b को b ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई करने से आता है। एक i थ्रो को jth कॉलम से सिर्फ मैंने मल्टीप्लिकेशन मैंने की है कि इस तरह की बाकी सारी i को रिप्लेस करते जाएं 1 से n तक, तो ये सारे, और ये इक्वल है डेल्टा आई जे। इसका आंसर यहाँ 1 आना है तो या फिर 0 आना है। अगर आई जे के इक्वल होता तो आंसर 1 आता है, अगर आई जे के इक्वल नहीं होता, ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करने से जो ना बी को बी ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई किया है, तो हमें पता है कि ये वही चीज बनी है। आई थ्रो को जब जेथ कॉलम से किया है तो बिल्कुल ये वही चीज बनी है जो कि आपका ये थी, ये वाली, जिसका आंसर यहाँ 1 आना था या 0 आना था। तो या तो आंसर b को b ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई करने से या 1 आना है सारा सम जो है, तो या 0 आना है। यानी कि आपका b ट्रांसपोज जो है ना, ये फाइनली आपके पास क्या बनता है, i बनता है। ओके, तो b ट्रांसपोज आपके पास i बन गया। तो p किसके इक्वल था, b ट्रांसपोज के। ओके, तो b ट्रांसपोज जो है वो इक्वल था p के चूंकि। अब इधर से आपको ये पता चल गया b इज ऑर्थोगोनल। अगर एक मैट्रिक्स को उसके ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई करके आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको मिल रहा है, तो हमें यह पता चलता है कि वो मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है। यानी कि b को b ट्रांसपोज के साथ आप लोगों ने मल्टीप्लाई करके चेक किया तो आंसर ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स मैंने आपको बना के दिखाया है। ठीक है, आप इसको जो है बेशक ना बनाएं, आप थोड़ी सी मल्टीप्लिकेशन एक रो की एक कॉलम के साथ करके तो उसको बता दें कि इस तरह से ये होगा, या उसको करके भी बेशक आप दिखा दें एग्जाम में, तो b ऑर्थोगोनल हो गया। अब अगर b ऑर्थोगोनल है तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का ट्रांसपोज भी ऑर्थोगोनल होता है। ये हम ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं, अगर नहीं किया तो आपने खुद प्रूफ करना है। इफ मैट्रिक्स इज ऑर्थोगोनल, देखिए ना, अगर b ऑर्थोगोनल है तो b ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा, आइडेंटिटी के। तो अगर मैं इसका ट्रांसपोज ले लूं पूरे का, तो यहां अगर आपने b ट्रांसपोज को ऑर्थोगोनल प्रूफ करना है तो b ट्रांसपोज को और b ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, इसका आंसर भी आई आना चाहिए, तभी b ट्रांसपोज ऑर्थोगोनल प्रूव होगा। ये b ऑर्थोगोनल है, ये हमें पता है, अगर तो b ट्रांसपोज i के इक्वल होगा। तो b ट्रांसपोज को हम चेक करना चाहते हैं वो ऑर्थोगोनल होगा कि नहीं, तो मैंने b ट्रांसपोज को उसके यानी कि ये मैट्रिक्स लिया और उधर उसका ट्रांसपोज लिया, आंसर आइडेंटिटी आ गया तो ये ऑर्थोगोनल प्रूव हो जाएगा। तो b ट्रांसपोज का ट्रांसपोज तो आपको पता है b ही आ जाता है, तो ये चीज b ट्रांसपोज b बन गई। तो ये तो हमें पता है i के इक्वल है,
तो इसका मतलब है बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज भी आई के इक्वल ही आ गया, तो बी ट्रांसपोज भी ऑर्थोगोनल है। सो अगर बी ऑर्थोगोनल है तो उसका ट्रांसपोज भी ऑर्थोगोनल होगा, इसका मतलब है ये भी ऑर्थोगोनल हो गया। और पी उसी के इक्वल है बी ट्रांसपोज के, इसका मतलब है पी इज आल्सो ऑर्थोगोनल, पी भी ऑर्थोगोनल हो गया। यही हमारा पूरा थ्योरम था जो हम लोगों ने प्रूव कर लिया है। इसमें आपको अगर किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम आती है, किसी जगह पे आपको कोई स्टेप समझ में नहीं आता, तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आपने जो इसमें पेपर के अंदर लिखना है, पेपर के अगर आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई हैं तो आप ये सारा इतना तो चले आप कर लें, बेहतर है। आपको एग्जामिनर को पता होगा, आपको ये थ्योरम का पता है। इसका आंसर आप 1 0 अगर इसकी बजाय आप इस तरह से भी लिख लें डेल्टा आई जे, तो फिर भी ठीक है। कोऑर्डिनेटेड डेल्टा कहते हैं इसका आंसर आई जे के इक्वल हो तो 1 आता है। आई तो इन इसका ऐसे लिखें या ऐसे लिखें, एक ही मतलब बनता है। तो ये हमें जब मैंने ई आई डैश को ई जे डैश के साथ मल्टीप्लाई किया तो मुझे पता चल गया या तो आंसर इधर 1 आना है या 0 आना है, क्योंकि ये ऑर्थो नॉर्मल है, ठीक है। तो अब ये चीज जो है ना, ये मैंने देखना ये है क्या। तो मैंने जब इसमें से चेन ऑफ बेसिस मैट्रिक्स लिखा ना ऊपर से, तो मुझे पता ये चला कि ये बेसिकली ith रो और jth कॉलम की मल्टीप्लिकेशन है। तो हमें ये पता चला कि ith रो और jth कॉलम की मल्टीप्लिकेशन जब की जानी है ना, इसमें से ith रो और jth कॉलम यानी कि फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम आप क्या लें ith और j की बजाय, तो आंसर यहाँ 1 आना है या 0 आना है। 1 कब आना है सबका, जब आई जे के इक्वल होगा, यानी कि पहली रो और पहला कॉलम जब मल्टीप्लाई, तो इधर ही पहली रो पहला कॉलम मल्टीप्लाई होता है ना, तो आंसर 1 आना है। अगर पहली रो दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी, पहली रो तीसरे के साथ, तो आंसर 0 आना है। अगर दूसरी रो दूसरा कॉलम, देखें वो किधर आता है, दूसरी रो दूसरा कॉलम चेक करें, इधर ही नहीं आएगा, दूसरी रो और दूसरा कॉलम, तो वो जो पोजीशन बनती है ना आपकी, उधर सारा सम जो होगा पूरा प्लस होके फाइनल आंसर क्या बनना है, 1 बनना है। सारा जमा होने के बाद, प्लस होने के बाद हर एंट्री जो है सेकंड रो के सेकंड कॉलम के साथ, तो आंसर जो ये जो बनना है ना पी, जो बी, ये जो बी मैट्रिक्स है, अगर इसको इसके ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो आंसर यहाँ 1 आना है एंट्री में या 0 आना है, हमें इधर से पता लग रहा है ऊपर से। तो वो मैंने आपको करके भी दिखाया इधर, और आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं इससे भी। तो बी ऑर्थोगोनल प्रूव होना है। बी ऑर्थोगोनल अगर प्रूव होगा तो उसका ट्रांसपोज भी ऑर्थोगोनल होता है, और फिर हमने ऊपर से ये यूज करना है कि ये चेन ऑफ बेसिस मैट्रिक्स जो है पी, जो कि बी ट्रांसपोज के इक्वल है, तो बी को तो आपने ऑर्थोगोनल प्रूफ कर दिया है, तो बी ट्रांसपोज भी ऑर्थोगोनल है, तो पी उसी के इक्वल होता है। चेन ऑफ बेसिस मैट्रिक्स बेसिकली होता ही ये है, ठीक है। बी का ट्रांसपोज ही चेन ऑफ बेसिस मैट्रिक्स है, बी ट्रांसपोज ऑर्थोगोनल आपने कर दिया तो वही तो बेसिकली पी है, तो आप लोगों ने उसको भी ऑर्थोगोनल प्रूफ कर दिया, तो आपका थ्योरम कंप्लीट। तो अगले लेक्चर में मिलते हैं, आज के लेक्चर में इतना ही है, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।